हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी को बेहतर करने में जुटे होंगे। तो साथियों, मैं विकास सिंह तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन में। साथियों, आज हम करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन प्रैक्टिस सेट, जिसके अंदर कितने 30 प्रश्न होने वाले हैं आपके, और सिलेबस के अनुसार ही सारे प्रश्न होने वाले हैं। तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या है, पीडीएफ क्लास की मिल जाती है। और अभी तक आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। ठीक है साथियों, यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, और अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है साथियों, चलते हैं हम पहले प्रश्न पर। यह रहा आपके सामने पहला प्रश्न। आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। ठीक है साथियों, तो कमेंट बॉक्स आपको नीचे मिल जाएगा, जहाँ पर आपको लाइव चैट दिखेगी। ठीक है, वहाँ पर आपको क्या करना है, कमेंट करना है साथियों। तो पहला प्रश्न है, एक लाख एक जटिल राल युक्त पदार्थ है जो एक सूक्ष्म कीट द्वारा उत्सर्जित होता है कहलाता है। तो बताना है आपको क्या कहलाता है। ऑप्शन आपके सामने है। ए ऑप्शन है बॉम्बेक्स मोरी कहलाता है क्या, लेसीफर लक्का कहलाता है क्या, लिटा मजिस्टर कहलाता है क्या, ऑप्शन डी है बॉम्बस एफिनिस कहलाता है क्या। तो बता देना आपको क्या कहलाता है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो राइट आंसर क्या होने वाला है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। सभी साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो जो इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है, यानी लेसीफर लक्का बोलते हैं, जो क्या है, लाख का एक जटिल राल युक्त पदार्थ है जो सूक्ष्म जीव द्वारा क्या करता है, उत्सर्जित होता है। ठीक है, कौन सा होता है, तो यह होता है आपका लेसीफर लक्का। क्या बोलते हैं इसे, लेसीफर लक्का। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सभी को आंसर करना है इसका। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस प्रश्न का आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, तो बताना है क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होने वाला है। चेरनोबिल दुर्घटना का संबंध से है। तो बताइएगा, चेरनोबिल जो दुर्घटना हुई थी उसका संबंध किससे है आपका, भूकंप से हो जाता है क्या, ज्वालामुखी विस्फोट से हो जाता है क्या, ऑप्शन सी है परमाणु दुर्घटना से हो जाता है क्या, और आपका ऑप्शन डी है अम्ल यानी वर्षा से हो जाता है। तो बता देना आप सभी को इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है। कमेंट कीजिएगा, सभी साथी कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होने वाला है, यह क्या है, एक परमाणु दुर्घटना थी। कौन सी दुर्घटना थी, तो परमाणु दुर्घटना थी। चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है, यह परमाणु दुर्घटना थी। ठीक है साथियों, ऑप्शन आपका कौन सा, सी राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाता है। चलें आगे, चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पढ़िए सभी साथी। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके कमेंट बताना है। ठीक है, स्कूल से घर जाते समय राहुल ने घास का बना घोंसला देखा। ठीक है, ऊपर नरम टहनियाँ, जड़ें, ऊन, बाल और रुई थे। ठीक है, राहुल ने किन चिड़ियों का घोंसला देखा। तो बताइएगा साथियों, कौन ऐसा घोंसला बनाती है जिसके ऊपर क्या होती है, टहनियाँ, जड़ें, ऊन, बाल और रुई का इस्तेमाल कौन सी चिड़िया करती है जो अपना घोंसला बनाने में। तो कौवा करता है क्या, गौरैया करती है क्या, कोयल करती है क्या, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा इंडियन रॉबिन। ठीक है, क्या इंडियन रॉबिन करती है क्या, ऑप्शन डी है आपका इंडियन रॉबिन। अब बता देना आपको कौन सा उत्तर आपका सही होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा। तो यह आपकी इंडियन रॉबिन है। ठीक है, जो क्या करती है, नरम टहनियों पर तो अपना घोंसला बनाती है, जड़ों का इस्तेमाल करती है, ऊनी बालों का इस्तेमाल करती है। ठीक है, बाल और रुई का इस्तेमाल करके यह अपना घोंसला बनाती है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम इंडियन रोमन। ठीक है, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलें आगे, अगला प्रश्न यह रहा आपके सामने। प्रैक्टिस सेट है साथियों, इन प्रश्नों के सभी प्रश्नों के उत्तर आपको ही हल करने हैं। यदि आप डिटेल वाइज क्लास देखना चाहते हो, उसके लिए आपको क्या है, 12 PM पर जो हमारी क्लास होती है, हमने लक्ष्य रखा है 500 प्रश्नों का। कितने प्रश्नों का, तो 500 प्रश्नों का। उसमें हम क्या करते हैं, प्रश्नों के साथ में उसका विश्लेषण भी लेकर आते हैं। ठीक है, यानी इससे संबंधित जो भी जानकारी होती है हम वहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा देते हैं। ठीक है, तो आपको 500 क्वेश्चन वाली जो सीरीज चल रही है उसको जरूर देखना है,
मिस नहीं करना, क्योंकि एग्जाम के लिए आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। पर आपको क्या है 7 PM यानी 7 बजे 7 PM पर आपको क्या है प्रैक्टिस सेट मिल जाता है। इस प्रैक्टिस सेट से आपको पता चलता है कि आप 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के उत्तर सही कर पा रहे हैं और किस तरह के प्रश्न आपके गलत हो रहे हैं और किस तरह के टॉपिक को आपको पढ़ने की आवश्यकता है। इस चीज़ से क्या है आप खुद एनालिसिस कर सकते हो हमें किस चीज़ों को पढ़ने की ज़्यादा आवश्यकता है। तो 20-30 मिनट का ये सेशन होने वाला है, तो लास्ट तक जरूर जुड़े रहें। ठीक है साथियों, यह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, मतलब महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है, जिसमें क्या है आप प्रश्नों के उत्तर खुद से करना सीखोगे। आपको पता चलेगा कि हमारे कितने आंसर सही हो पा रहे हैं और कितने हम गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो बताना है जल अधिनियम प्रदूषण रोकथाम दिवस किस वर्ष लागू किया गया था। तो किस वर्ष लागू किया गया था 1971 में, ऑप्शन बी है 1974 में, 1981 में, 1987 में। तो जल्दी से बता दीजिएगा इसका जो राइट आंसर है क्या होने वाला है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 का राइट आंसर होने वाला है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। क्या होने वाला है, बी होने वाला है, यानी इसकी जो लागू किया गया था तो 1974 में से क्या किया गया था, तो 1974 में से लागू कर दिया गया था। ठीक है, अच्छे से इसे याद रख लेना है और कमेंट करते रहिए। सभी साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने अपने आंसर को जरूर बताते रहिए। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है प्रश्न नंबर 5। बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है। बताइएगा सभी साथी बताएं कौन सी गैस आपकी जिम्मेदार हो जाती है। नाइट्रोजन हो जाती है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है आपकी, उत्कृष्ट गैस हो जाती है, हाइड्रोजन हो जाती है। तो प्रश्न में पूछा है ग्लोबल वार्मिंग की। ठीक है, तो बात की जा रही किसकी, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार हो जाती है। तो कमेंट बॉक्स आपको मिल जाएगी, नीचे कमेंट करने के ऑप्शन लाइव चैट जैसे ऑप्शन आ रहा होगा, इसमें लाइव जैसे जिस तरह से लाइव क्लास में ऑप्शन आता है उसी तरह से इस क्लास में भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर आपको क्या करना है, कमेंट करके अपने प्रश्नों के उत्तर बता देना। ठीक है, ठीक है, लाइव क्लास की तरह ये क्लास भी चल रही होगी आपकी। तो बताइएगा इस प्रश्न का जो राइट आंसर होने वाला है क्या होने वाला है, बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन आपका बी होने वाला है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जिससे क्या है ग्लोबल वार्मिंग जैसी गैस क्या है जिम्मेदार है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है, तो आपकी हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है। ऑप्शन आपका बी एकदम से राइट होने वाला है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, झीलों में दूसरा पोषी स्तर होता है। बताइएगा झील, बात कर जा रही है किसकी, झील की। तो झील में दूसरा पोषी स्तर होता है, कौन सा होता है, पादप प्लावक का होता है, जंतु प्लावक का होता है, बेंथोस का होता है, यानी मछलियों का होता है। साथ ही हमने इन प्रश्नों को डिटेल में किया हुआ है, आप ओल्ड पेपर वाली क्लास को जाकर के देखिएगा। ओल्ड पेपर वाली जो क्लास मैंने करवा रखी है ना, उसमें आपको जाकर के देखेंगे इन प्रश्नों को मैंने बहुत ही डिटेल में यानी सारी डायग्राम के अनुसार मैंने आपको समझाया हुआ है। ठीक है, तो ओल्ड पेपर वाली क्लास अभी तक आपने नहीं देखी है, उन्हें जाकर फास्ट से रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से वो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होने वाला है। जिन लोगों ने ओल्ड क्लास पढ़ी होंगी हमारी, उन्हें इसका राइट आंसर पता होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है जंतु प्लावक हो जाते हैं। ठीक है, जो दूसरा पोषी स्तर किसका होता है, तो जंतु प्लावक का होता है। ठीक है, इसे याद रखेंगे। और प्रथम स्तर का किसका होता है, तो पादप प्लावक का होता है। ठीक है, आपका प्रथम पे कौन होता है, तो प्रथम स्तर पे होता है पादप प्लावक। ठीक है, और सेकंड स्तर पे कौन रहता है, आपके जंतु प्लावक होते हैं। ठीक है, सेकंड स्तर पर जंतु प्लावक होते हैं और प्रथम स्तर पर आपके होते हैं यानी पादप प्लावक होते हैं। ठीक है, और लास्ट में आपकी क्या हो जाती है, सबसे तीसरा स्तर किसका होता है, जो बड़े जीव जंतु होते हैं ना, बड़े जीव जंतु होते हैं उनका कौन सा स्तर होता है, तीसरा स्तर होता है, यानी बड़ी मछलियां हो जाती हैं आपकी। ठीक है, इनका कैसा कौन सा स्तर होता है, तीसरा। ठीक है, प्रथम आपका हो जाता है, यही बता देते हैं थोड़ा शॉर्ट में। प्रथम आपका जंतु पादप प्लावक हो गया, सेकंड आपका जंतु प्लावक हो गया। ठीक है, और तीसरा वाला हो जाता है आपकी बड़ी मछलियां जैसे ब्लू व्हेल वगैरह हो जाती हैं। ठीक है, चलें अब आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। यार आपके सामने इसका आंसर सभी साथियों को कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, विश्व के किन 2 देशों में बड़ी संख्या में बांध हैं। तो बताइएगा किन 2 देशों में बड़ी संख्या में बांध हैं। भारत और चीन हो जाता है क्या, भारत और मेक्सिको हो जाता है क्या, चीन और ब्राजील हो जाता है क्या, भारत और जापान हो जाता है। जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होने वाला। तो ये हमारा भारत देश है और चीन है, इन 2 देशों में क्या है, बड़ी जनसंख्या में क्या है, बांध है। ठीक है, बड़ी संख्या में क्या है साथियों, बांध है। ठीक है, ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। आप अपने आंसरों को देखते हुए चलिएगा, आपके कितने आंसर सही हो पा रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलना है। ठीक है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अपना घोंसला बनाने के लिए एक पेड़ के अंदर छेद करता है। तो बताइएगा कौन सा पक्षी है जो पेड़ के अंदर क्या करता है, छेद करता है। ठीक है, तो बता देना है आप सभी को, क्या मेगालाइमा होता है क्या, ऑप्शन ए है आपका, ऑप्शन बी है
क्रेस्टेड ऑकलेट हो जाता है, ब्रेवर का ब्लैकबर्ड हो जाता है, कॉपर सीमित पक्षी हो जाता है। तो बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डाल के अपने अपने उत्तरों को देना है सभी साथियों को। तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होने वाला है कॉपर सीमित पक्षी है। ठीक है, ये क्या करता है, इसे कटफोड़वा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कटफोड़वा भी बोलते हैं। ये क्या करता है, इसकी जो लंबी चोंच होती है, इस चोंच से क्या करता है, ये इस चोंच को ठोक ठोक के मारता है, किसमें, पेड़ की टहनियों में मारता है, और क्या कर देता है, ये छेद करके उसके अंदर क्या बना लेता है, अपना घोंसला बना लेता है। ठीक है, तो पक्षी अपना घोंसला बनाने के लिए पेड़ के अंदर छेद करता है। ये इसकी इतनी लंबी चोंच होती है, उस चोंच से क्या करता है, टक्कर मार मार करके अपना घोंसला इस पेड़ के अंदर बना लेता है। ठीक है, तो इसका नाम है कॉपर सीमित, यानी आपको इसे गांव की भाषा में बोलते हैं कटफोड़वा भी बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होने वाला है। सभी साथी अच्छे से याद रखें। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, इस प्रश्न का सभी साथियों को उत्तर देना है। ठीक है, क्रिकेट के खेल की पिच की लंबाई कितनी होती है, सभी साथियों को बताना है कितनी होती है, जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन ए है आपका 20 गज हो जाती है, 22 गज हो जाती है, 24 गज हो जाती है, 23 गज हो जाती है। जल्दी से बताइएगा सभी साथी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होने वाला है क्या हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होने वाला है जल्दी से बता दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 का राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी 22 गज होती है। कितनी होती है, तो 22 गज हो जाती है, और लंबाई 22 गज हो जाती है। यही प्रश्न बनता है चौड़ाई कितनी होती है, तो चौड़ाई कितनी होती है कमेंट करके बताइएगा जल्दी से। ठीक है, चौड़ाई कितनी होती है कमेंट करके बता दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है, तो बताइएगा सभी साथी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है क्या होगा। ऑप्शन ये है आपका क्रिकेट से संबंधित हो जाता है क्या, गोल्फ से संबंधित हो जाता है क्या, टेनिस से संबंधित है, शतरंज से संबंधित है। तो 4 ऑप्शन है आप सभी के सामने, सभी को इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से है, गोल्फ से है, टेनिस से, शतरंज से। जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का जो राइट आंसर होने वाला है क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है टेनिस से संबंधित है। किससे है, टेनिस से संबंधित है। डबल फॉल्ट किससे संबंधित है, टेनिस से। ऐसे याद रखेंगे, डबल फॉल्ट टेनिस से है, डबल फॉल्ट टेनिस से है, डबल फॉल्ट टेनिस से है। याद रखना है अच्छे से, जितनी बार आप रिवीजन करोगे क्लास का उतनी अच्छे आपको प्रश्न याद होते जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, विश्व का पहला तेल का कुआं कहाँ खोदा गया, तो बताना है विश्व का जो पहला तेल का कुआं है वो कहाँ पर खोदा गया था। जल्दी से बताइएगा, पेनिसिल्वेनिया में खोला गया था, दोहा में खोला गया था, दुबई में खोला गया था, या रियाद में खोला गया था। जल्दी से बताना है सभी साथियों को इसका जो राइट आंसर है क्या होने वाला है। तो साथियों क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताते रहिएगा। यदि अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों, और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो हम डालते हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाता है, और आप उस क्लास को देख करके क्या है अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हो। ठीक है, तो बताइएगा इस प्रश्न का जो राइट आंसर है क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 का तो हो जाता है आपका ऑप्शन ए हो जाता है। ठीक है, पेंसिल्वेनिया में तेल का पहला कुआं खोदा गया था। प्रश्न आता है भारत में सर्वप्रथम तेल का कुआं कहाँ पर मिला था, तो तेल का कुआं भारत में कहाँ मिला था बताना है सभी को, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता देना है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, कुछ असमान अंडे देने वाले स्तनधारी प्रागैतिहासिक काल से अपरिवर्तित रहे हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं बताइएगा। तो मेट्रोस्टेम्स कहलाते हैं, पॉलीट्रिम्स कहलाते हैं, पेरीट्रम्स कहलाते हैं, अंडज स्तनी कहलाते हैं। तो क्या कहलाने, अंडे देने वाले स्तनधारी क्या कहलाते हैं उसे बताना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इसका जो राइट आंसर है जल्दी से बता दीजिएगा। अच्छे से पढ़ लीजिएगा सभी साथी, अच्छे से पढ़ लें एक बार प्रश्न को, और उत्तर अपना कमेंट करके बताइएगा। तो जिसका जो राइट आंसर है डी ऑप्शन हो जाता है। कौन सा हो जाता है, तो डी ऑप्शन हो जाता है आपका, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अंडज स्तनी होते हैं, क्या होते हैं, अंडज स्तनी होते हैं, जो प्रागैतिहासिक काल से अपरिवर्तित रहे हैं। ठीक है, कहलाते हैं। ठीक है, अंडे देने वाले स्तनधारी कैसे कहलाते हैं, अंडज स्तनी कहलाते हैं। ठीक है, चलें आगे। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, लोहा तत्व युक्त भोजन ग्रहण करने से क्या प्राप्त होता है। ऑप्शन ए है रुधिर कण, ऑप्शन बी है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी है अस्थि मज्जा, ऑप्शन डी है प्रोटोप्लाज्मा। अब आपको बता देना है 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होने वाला है। जल्दी से बताएं सभी, और कमेंट सभी साथी करें। ठीक है, जितने भी साथी देख रहे हैं क्लास को सभी साथी कमेंट करें और अपने अपने उत्तर बता दें। ठीक है,
तो लोहा तत्व युक्त भोजन ग्रहण करने के लिए क्या प्राप्त होता है, करने के लिए क्या प्राप्त होता है, तो बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन युक्त तो हमें क्या है, भोजन करने से हमें प्राप्त होता है क्या, लोहा प्राप्त होता है। ठीक है, लोहा तत्व युक्त भोजन ग्रहण करने से हमें प्राप्त होता है क्या, हीमोग्लोबिन प्राप्त होता है। इससे हमें क्या प्राप्त होता है, तो हीमोग्लोबिन, यानी ऑप्शन आपका बी राइट हो जाता है। ठीक है, चले आगे, ये रहा आपका अगला प्रश्न। तो बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है। प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक सुदूर संवेदनशील चीनी उपग्रह है, तो बताइएगा कौन सा चीनी उपग्रह है। जियोआन हो जाता है, बियुआन हो जाता है, किनधिन हो जाता है, किमसेन। ठीक है, बताइएगा कौन सा हो जाता है आपका। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होने वाला, जल्दी से बताइएगा, जल्दी जल्दी सभी साथी कमेंट करें। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है ऑप्शन आपका हो जाता है ए। ठीक है, इसे बोलते हैं जियोआन। ठीक है, क्या बोलते हैं, जियोआन बोलते हैं, जो क्या है, सिंदूर संवेदनशील क्या है, चीनी उपग्रह है। ठीक है, ऑप्शन आपका ए सही हो जाता है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो बताइएगा सबसे बड़ी खारे पानी की भारत में कौन सी झील है। तो भोजताल हो जाती है, जयसमुंद हो जाती है, हीराकुंड हो जाती है, चिल्का झील हो जाती है। तो पूछा है भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है चिल्का झील। ठीक है, चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, इसे आपको याद रखेंगे। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चले हम आगे, अगला प्रश्न आपके सामने, पढ़िए सभी साथी अच्छे से पढ़ें एक बार। प्रश्न है, किसी भी प्रकार या आकार के आवासों के समूह जहां मनुष्य रहते हैं क्या कहलाते हैं, बताइएगा। यह प्रश्न किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, नगरीकरण कहते हैं, ग्रामीणीकरण कहते हैं, जनसंख्या कहते हैं, मानव बस्ती कहते हैं। यदि इस प्रश्न को भी आप गलत कर रहे हो तो बहुत बड़ी समस्या आपके सामने आने वाली है। ठीक है, तो किस प्रकार का आकार के आवासों को मनुष्य में रहते हैं, जहां मनुष्य रहते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, यह मानव बस्ती कहलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या होने वाला, डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका डी एकदम से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलें अगले प्रश्न पर, ये रहा आपके सामने, बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्या होगा इसका उत्तर। जितने भी साथी क्लास को देख रहे हैं लाइक जरूर कर दें और लास्ट तक जुड़े रहें। ठीक है, सेशन छोड़ के जाना नहीं है सभी साथियों को, क्योंकि आपको क्या है, नए नए प्रश्न भी देखने को मिल रहे हैं और प्रैक्टिस भी हो रही है साथ साथ में आपको। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का उपकरण नहीं है, तो बताना है आप सभी को कौन सा जो उपकरण है वो आकलन का नहीं है। ठीक है, तो चेक लिस्ट हो जाता है आपका, प्रवेश निकास कार्ड हो जाता है, प्रयोग हो जाता है और रोल प्ले हो जाता है। पूछा है आकलन का उपकरण नहीं है, किस चीज़ से हम आकलन नहीं करते हैं। ठीक है, बताओ। क्वेश्चन नंबर 17, तो प्रयोगों के द्वारा हम आकलन नहीं करते हैं। ठीक है, प्रयोगों से हम क्या है, बच्चों को सिखाते हैं, ना कि आकलन करते हैं। ठीक है, रोल प्ले, जब बच्चा क्या करेगा, अभिनय करता है ना, क्या करता है, अभिनय। जब बच्चा अभिनय करेगा, अच्छे से लिख देते हैं, तो अभिनय के माध्यम से क्या करेगा, अभिनय करते समय तो उससे उसका क्या होगा, आकलन होगा। ठीक है, किस तरह की क्रिएटिव एक्टिविटी कर रहा है बच्चा, उससे हम क्या करते हैं, आकलन करते हैं। चेक लिस्ट होती है, तो चेक लिस्ट के माध्यम से हम बच्चे का क्या करते हैं, मूल्यांकन यानी आकलन किया जाता है। ठीक है, असेसमेंट करते हैं हम। ठीक है, प्रवेश और निकास कार्ड जो होते हैं बच्चों के, यानी विद्यालय से जो प्रवेश कार्ड और निकास कार्ड मिलता है ना, उससे हम क्या करते हैं, बच्चे का आकलन करते हैं। ठीक है, ना कि प्रयोग से हम आकलन बच्चे का नहीं करते हैं। ठीक है, प्रयोग के माध्यम से हम बच्चों को क्या है, सिखाते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ का जो प्रयोग करवाते हैं बच्चों को सिखाते हैं, ना कि आकलन करते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष की सुरक्षा और सुधार प्रदान करने के उद्देश्य से पारित किया गया था, तो बताना है इसका जो राइट आंसर होने वाला है क्या होगा। 1986 में, 1998 में, 1947 में, 2000 में। तो बताना है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष सुरक्षा सुधार प्रदान करने के उद्देश्य से पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होने वाला है। ठीक है साथियों, बता नहीं रहा है, 10 सेकंड का आपके पास समय है क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए सभी साथी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 1986 हो जाता है। क्या हो जाता है,
1986 हो जाता है। ठीक है, इसे आपको याद रख लेना। ठीक है, पर्यावरण सुरक्षा और सुधार प्रदान करने के उद्देश्य से पारित किया गया था। कब किया गया था? तो 1986 में किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको आगे एग्जाम में देखने को मिल सकता है फिर से। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्रिपल स्टार इसे कर लीजिएगा। ठीक है, और आपको अच्छे से क्या करना है, याद कर लेना है। ठीक है, 1986 वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलते हैं आगे। नासा के साइकी मिशन की लॉन्च तिथि क्या है? बताइएगा, साइकी मिशन की लॉन्च तिथि क्या है? आपने पढ़े होंगे ये सारे प्रश्न, जल्दी से बता दीजिएगा। ऑप्शन ए है 1 अगस्त 2022, कमेंट करिए सभी साथी। 20 अगस्त, 20 सितंबर 2021, 15 सितंबर 2022 और 30 मार्च 2022। जल्दी से बताइएगा क्या होगा राइट आंसर। 19 का राइट आंसर क्या होने वाला, जल्दी जल्दी बताइएगा सभी। जो 19 का राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1 अगस्त 2022। ठीक है, किसकी? नासा के जो साइकी मिशन है ना, उसकी जो मिशन लॉन्चिंग तिथि क्या है? 1 अगस्त 2022 को इसे क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। ठीक है, चले हम आगे चलते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस जीव द्वारा की जाती है? वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में बात की गई। ठीक है, तो केंचुआ के द्वारा करते हैं, चींटियों द्वारा करते हैं, तिलचट्टा के द्वारा करते हैं, गोल कीड़े के द्वारा करते हैं। बताइएगा क्या होने वाला 20 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होने वाला है। तो बात की जाती वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, तो वर्मी जो कंपोस्ट होता है, यानी जो किसके द्वारा बनाया जाता है? तो हमारा केंचुआ के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा? केंचुआ। ठीक है, अर्थवर्म से बनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए एकदम से करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो सभी साथी आंसर करते रहिएगा अपने अपने कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो बता देना है आप सभी को, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है। यह क्लास साथियों 7 PM पर होती है। ठीक है, शाम को 7 PM पर होती है, तो 7 PM को आके आपको इस क्लास को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, और एक क्लास आपकी 12 PM पर होती है। 12 PM वाली क्लास को भी आपको ज्वाइन करना है, जिसमें हम क्या करवा रहे हैं? 500 प्रश्नों की श्रृंखला कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें हम 2-3 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो जिन साथियों ने ये क्लास नहीं देखी है, 500 प्रश्न वाली सीरीज वाली क्लास नहीं देखी है, उससे जाकर भी देख लें। ठीक है, और प्रैक्टिस सेट हम कंप्लीट कर ही रहे हैं, जिसमें हम 30 प्रश्न डेली करने वाले हैं। ठीक है, और 30 प्रश्न हम यहाँ पर 500 प्रश्नों की श्रृंखला में करने वाले हैं। तो इस तरह से आपके डेली हम 60 प्रश्नों को कंप्लीट करने वाले हैं, और इन 60 प्रश्नों को आपको डेली डेली क्या है? कंप्लीट यानी याद कर लेना है, और याद करके अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना लेना है। ठीक है, तो जितना मेरे से हो रहा है मैं आपके लिए उतना एकदम से निःशुल्क यानी फ्री में कर रहा हूँ। ठीक है साथियों, यदि आप क्लास की PDF वगैरह चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर क्या है, आपको क्विज वगैरह भी मिल जाती है। ठीक है, आपको क्या मिलता है? क्विज मिल जाती है। क्विज के माध्यम से क्या करना है आपको? क्विज के माध्यम से आप अपनी तैयारी को क्या है, सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। वहाँ पर आपके लिए एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए 15 सेकंड का समय रहता है। कितने सेकंड का समय रहता है? तो 15 सेकंड में आपको उत्तर देना होता है, जिससे आपका क्या है, फास्ट रिवीजन भी हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों अटेम्प्ट कर लेते हो। ठीक है, मतलब कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को अटेंड करना और अपने प्रैक्टिस को अच्छे से करना। तो उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, उस लिंक से आपको क्या है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जहाँ पर आपको क्विज वगैरह मिल जाते हैं। ठीक है साथियों, ये वाला सेशन आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होने वाला जल्दी से बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा? तो रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? रूसो हैं, प्लेटो हैं, बिल गेट्स हैं, कार्ल मार्क्स हैं। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर है बी हो जाता है, यानी प्लूटो महोदय हो जाते हैं आपके। ठीक है, किसके? रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन हो जाते हैं आपके? तो प्लूटो हो जाते हैं। याद रखेंगे, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक आपके प्लूटो हो जाते हैं। ठीक है, प्लूटो रिपब्लिक, प्लूटो रिपब्लिक, ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, कैसे याद रखना है? रिपब्लिक यानी प्लूटो। ठीक है, ऐसे आपको याद कर लेना। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्या भूमिका निर्वाह के तरीकों को वास्तविकता में बदलना संभव है? तो बताइए, क्या भूमिका निर्वाह के तरीकों को वास्तविकता में बदलना संभव है? तो ऑप्शन है हाँ, क्योंकि, क्यों, एक यह औपचारिक विधि है, नहीं नहीं, क्योंकि यह एक कृत्रिम वातावरण है, हाँ यदि कोई छात्र इच्छुक है, नहीं ही, क्योंकि, क्यों, यह पहले से ही वास्तविक है। तो बता देना आपको क्या भूमिका निर्वाह, यानी बात की जा रही है किसकी? रोल प्लेइंग की। ठीक है, जब हम रोल प्ले करते हैं तो उससे वास्तविकता में बदलना संभव है। जब हम रोल प्ले करते हैं यानी अभिनय करते हैं तो उसे हम क्या वास्तविकता में बदल सकते हैं क्या? ये पूछा गया है आपसे। तो क्वेश्चन नंबर जो 22 का आंसर है नहीं। क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है नहीं ही, क्योंकि यह एक कृत्रिम वातावरण है। कैसा है? हम कृत्रिम वातावरण बनाते हैं। जब हम किसी अन्य व्यक्ति का रोल प्ले करते हैं तो हम क्या करते हैं?
कृत्रिम वातावरण बनाते हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं, उस व्यक्ति की नकल करते हैं। ठीक है, तो यह उसकी जो वास्तविक चीज़ों को हम संभव कर सकते हैं, क्या पॉसिबल करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते ना। तो ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, अच्छे से समझ में आया होगा, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। पढ़िए सभी साथी, इस प्रश्न का उत्तर दें। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होने वाला है क्या होने वाला है, सभी को बता देना है जल्दी से। बच्चे के शैक्षणिक एवं शैक्षिक दोनों क्षेत्रों में अधिगम प्रदर्शन एवं प्रगति के प्रमाणों को, जिनको आकलन के विभिन्न उपकरण एवं तकनीकों का उपयोग करके एकत्रित किया जाता है, के व्यवस्थित प्रक्रिया की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो बताना है क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन है आकलन कहते हैं, रिपोर्टिंग कहते हैं, अभिलेख कहते हैं और मूल्यांकन कहते हैं। तो बता देना है आप सभी साथियों को क्या कहते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 23 कमेंट करिएगा सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 23 इसे बोलते हैं अभिलेख। क्या बोलते हैं, अभिलेख कहते हैं। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होने वाला है। चलें आगे, नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है, पूछा है सत्य नहीं है, तो कौन सा सत्य नहीं है, इस पर विशेष ध्यान रखेंगे। नहीं पूछा है। बच्चों का सीखना कक्षा में ही होता है, ऑप्शन ए है। ठीक है, ऑप्शन बी है, कक्षा ज्ञान को कक्षा के बाहर से जो होता है उससे जोड़ने की आवश्यकता है। आकलन प्रक्रिया में कक्षाओं के बाहर होने वाली सीख को भी शामिल किया जाना चाहिए। ऑप्शन डी है, सीखना कभी भी हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर बताइए। नहीं पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर है कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है, तो बच्चों का सीखना कक्षा में ही होता है। तो ये वाला कैसा हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। अब गलत कैसे हो गया, इसमें बोला है बच्चों का सीखना कक्षा में ही होता है। ही माने का मतलब किसी भी चीज़ पे विशेष तरह से फोर्स देना। जब किसी चीज़ पे फोर्स देकर बात की जाए वह चीज़ कैसी हो जाती है, आपकी गलत हो जाती है। बच्चे क्लासरूम में भी सीखते हैं, क्लासरूम के बाहर भी सीखते हैं, बच्चे परिवार में भी सीखते हैं, पास पड़ोस के माध्यम से भी सीखते हैं, वातावरण के माध्यम से भी सीखते हैं। ठीक है, तो बच्चों का जो सीखना होता है वो हर जगह होता है, ना कि कक्षा में ही होता है। ठीक है, तो इस वजह से ए ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है साथियों, कक्षा ज्ञान को कक्षा के बाहर जो होता है उसे जोड़ने की आवश्यकता है। जो हम बाहर सीखते हैं उसे हम क्या करना है, क्लासरूम में जोड़कर बच्चों को सिखा सकते हैं। इससे क्या है, बच्चे का अच्छे से विकास होगा। आकलन की प्रक्रिया में कक्षाओं के बाहर होने वाली सीख को भी शामिल किया जाना चाहिए। जो हम किसी बच्चे का यदि आकलन करते हैं तो हम क्या करना चाहिए, जो कक्षा के बाहर जितनी भी गतिविधि बच्चा कर रहा है उसे कक्षा में भी शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, सीखना कभी भी हो सकता है, तो सीखना कभी भी हो सकता है। अभी मैंने आपको बताया क्लासरूम के अंदर भी बच्चा सीखता है और क्लासरूम के बाहर भी बच्चा सीखता है, यानी बच्चा हर जगह आपका सीखता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा गलत हो जाता है, तो ऑप्शन आपका ए गलत हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न पर। यह रहा आपका अगला प्रश्न। घरेलू पशुओं मवेशी से इष्टतम उत्पाद के लिए डैश डैश और डैश को उसके समग्र विकास और प्रदर्शन के लिए आश्रय में आवश्यक है। किस चीज़ का आश्रय में होना आवश्यक हो जाता है, आपको बताना है। ठीक है, तो घरेलू पशुओं के लिए बात की जा रही है। घरेलू पशुओं की, जैसे हम गाय भैंस बकरी वगैरह रखते हैं, तो उनके लिए कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए सामग्री आवश्यक हो जाती है, किसके लिए, उनके विकास के लिए। ठीक है, तो उनके विकास के लिए हमारे पास कौन कौन सी सामग्री आवश्यक हो जाती है, तो ऑप्शन आपका ये है, मनोरंजन, भोजन, आरामदेह बिस्तर। क्या बिस्तर लगाएंगे हम बकरियों के लिए, भैंसों के लिए क्या बिस्तर लगाओगे आप। स्थान, चारा, पानी, ये क्या महत्वपूर्ण हो जाती हैं। खुला क्षेत्र महत्वपूर्ण हो जाता है। खिलौने, क्या जानवरों को खिलौना ला के दोगे, लो खेलो आप, आराम से मस्ती करो। ठीक है, भोजन, कंबल और खिलौने। ठीक है, इनमें से आपको बता देना है कौन सा आपका राइट आंसर होने वाला है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो घरेलू पशुओं यानी मवेशियों के लिए हमारे पास किस चीज़ का होना आवश्यक है, तो हमारे पास होना चाहिए क्या, स्थान होना चाहिए उन्हें रखने के लिए। ठीक है, चारा होना चाहिए और पानी होना चाहिए। ठीक है, इन तीनों चीज़ों की आवश्यकता होती है। ठीक है, ना कि मनोरंजन की आवश्यकता होती है, ना ही आरामदेह बिस्तर की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन कैसा हो जाता है आपका, गलत हो जाता है। ठीक है, खुला क्षेत्र होना जरूरी है। ठीक है, पानी होना जरूरी है, लेकिन खिलौने की आवश्यकता आपको नहीं है जानवरों के लिए। ठीक है, भोजन होना जरूरी है। कंबल का होना क्या है, जरूरी है। देखो कंबल आप रख सकते हो सर्दियों में जानवरों के ऊपर डालने के लिए, लेकिन खिलौनों की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो ऑप्शन है कौन सा राइट हो जाता है, तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, बी क्या हो जाएगा, एकदम से सही उत्तर होने वाला है। ठीक है, चलिए हम आगे अब
अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, बताइएगा। सभी साथी कमेंट करके बताते रहिएगा, ठीक है। बाल हत्या एक स्वजाति यानी पक्षपात है, निम्न में से यह किसे दर्शाता है? तो बताना है सभी को, यह किसे दर्शाता है? संस्कृति सापेक्षता को दर्शाता है, जातीयता को दर्शाता है, सांस्कृतिक बहुलतावाद को दर्शाता है, सांस्कृतिक चयन को दर्शाता है। तो आप सभी को बता देना है किसे दर्शाता है। देखो सेशन को छोड़ के नहीं जाना है, अभी आपके पास 4-5 प्रश्न और रह गए हैं, उन्हें कंप्लीट करके उसके बाद आपको क्या है लास्ट में, ठीक है, सेशन को लाइक करके तब जाना है, ठीक है। तो अभी आप सेशन को छोड़ के मत जाएगा, ठीक है, जाने की सोच रहे हो तो मत जाएगा, क्योंकि ये प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा? सांस्कृतिक सापेक्षता हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें सभी साथी, और शेयर कर दें, किसी भी ग्रुप में आप शेयर कर सकते हो सेशन को, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है, बताइएगा कौन सा है? यूरोप है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है गैनीमेड है, टाइटन है, कैलिस्टो है। तो प्रश्न है हमारे सौरमंडल का जो सबसे बड़ा चंद्रमा है कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर आपका हो जाएगा गैनीमेड, आपका क्या है? सबसे बड़ा चंद्रमा है, ठीक है, सौरमंडल का। ऑप्शन आपका कौन सा है? बी एकदम से करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अग्नि 5 किस प्रकार की मिसाइल है? बताइएगा अग्नि 5 किस प्रकार की मिसाइल है? सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, लंबी दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, सबमरीन ने लॉन्च की बैलिस्टिक मिसाइल है, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। तो जल्दी से बताइएगा सभी साथी, जल्दी से बताइएगा कौन सा इसका राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या होने वाला है, जल्दी बताइएगा। तो यह अग्नि जो 5 है आपकी, ये लंबी दूरी से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल हो जाती है आपकी, यानी ऑप्शन आपका बी एकदम से करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है साथियों। कौन सा हो जाता है? बी आंसर एकदम से करेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देश दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादन होने वाला एवं साथ साथ उपभोक्ता भी है। कौन है उपभोक्ता? उत्पादक के साथ में उपभोक्ता भी है, ठीक है। भारत है क्या? चीन है क्या? अमेरिका है क्या? रूस है क्या? बताना है आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या है? सभी साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर करके जरूर बताएं, ठीक है। सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कर सकते हो आप, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। 29 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए होने वाला है। क्या होने वाला? ए है, ठीक है। हमारा भारत क्या है? दुनिया का दालों में सबसे बड़ा उत्पादक है और साथ साथ में उपभोक्ता भी, ठीक है। हम दालों का क्या है इस्तेमाल भी करते हैं और उत्पाद भी करते हैं, ठीक है, दोनों चीज़ हो जाती हैं। ऑप्शन आपका ए एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से क्या परिचर्चा में संसाधन का कार्य नहीं है? तो बताना है परिचर्चा में क्या संसाधन का कार्य नहीं है? समूह में सलाहकार के रूप में कार्य करना और मदद करें, क्यों या कैसे प्रश्न पूछें और संक्षिप्त उत्तरों के लिए छात्रों को विस्तृत करने के लिए कहें, समूह से केवल एक नेता का चयन करें, भागीदारी के लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया दें। पूछा है क्या परिचर्चा में संसाधन का कार्य नहीं है? नहीं को हम विशेष ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर आपका हो जाता है, जल्दी से बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन आपका सी हो जाता है, समूह से केवल एक ही नेता का चयन करें। देखो केवल ही जहाँ भी कहीं आपको देखने को मिल जाए, जब भी कभी किसी प्रश्न पर केवल ही आपको देखने को मिल जाए, वो कैसा हो जाता है? नेगेटिव आंसर हो जाता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी कैसा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाता है, ठीक है, नहीं होने की वजह से। तो साथियों सेशन कैसा लगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हो। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं सभी साथी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। यदि किसी प्रकार का किसी को साथी को कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो आप क्लास खत्म होने के बाद में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। धन्यवाद।